2003 से मध्य प्रदेश में कामगारों के लिए मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बना हुआ है। राज्य में 90% से ज्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या निर्माण से जुड़े श्रमिकों की है। इन्हीं श्रमिकों के लिए मंडल काम के दौरान मृत्यु और दुर्घटना होने पर अंत्येष्टि के लिए 2 लाख की सहायता देता है। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी या आंशिक अस्थायी चोट लगने पर भी अनुग्रह राशि दी जाती है, लेकिन अकेले राजधानी भोपाल में इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताया गया, फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाकर फर्जी खाते खोले गए और 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर हो गई। पहले हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, तो आइए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। ये तफ्तीश उन कागजी मुर्दा लोगों की है जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मार दिया गया। फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया गया और श्रमिक बोर्ड से मिलने वाली 2 लाख की राशि किसी और ने निकाल ली। पता लगाते हुए हम भोपाल के चांदबड़ इलाके में पहुंचे, जहां उर्मिला बाई रायकवार रहती हैं। 12 लोगों का परिवार है। इस कागज के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। पिछले साल जून में मुर्दा उर्मिला के नाम पर सहायता राशि के 2 लाख जिंदा उर्मिला को मिल गए। सवाल किया तो मजबूरी वाली हंसी 2 चेहरों पर थी। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167, इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको 5/6/2023 को। मतलब आज से 7-8 महीने पहले आपको 2 लाख मिल गए, आपकी मौत भी हो गई। नहीं हुए न हमारी, न जिंदगी में तो न 2 लाख मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई जब से ये हटे का आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम, जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। मेहनत नहीं होगी तो अपने पैसों की, कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को तो मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं। जिंदगी अभी हिड़ रहा उनने पैसे, तो क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम, और ये जो नगर निगम की सूची है जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मजे की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही, जिनको ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 11 नाम है 118 की लिस्ट में, जिनमें जैसे वसीम, इनका भी नॉमिनी वसीम, मोहम्मद मतीन, इनके नॉमिनी भी मोहम्मद मतीन, मोहम्मद कमर, अनीता बाई। तो घोटाले के कई स्वरूप होते हैं। इस कहानी से हो सकता है कि सिस्टम पर आप हंसें, तरस खाएं या फिर गुस्सा करें, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर इसी सिस्टम में क्या क्या खेल हो रहे हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद कमर जी रहते हैं। घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहुंच गए। ये भोपाल का पुष्पानगर इलाका है, 80 फीट रोड कहा जाता है। तमाम इस फहरिस्त में नामों की पड़ताल करते हुए हम अब पप्पू अलमारी, इनका नाम मोहम्मद कमर जी है, पप्पू अलमारी कहते हैं इलाके में, उनके घर पर पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कागजों में वो भी मृत हैं और उनके नाम पर भी 2 लाख रुपए निकाल दिए गए हैं। पिछले साल सरकारी कागज में मोहम्मद कमर जी की मौत हुई। 21 जून को मोहम्मद कमर को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल गई। ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 उनकी पैदाइश है। और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी है मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी है, किसने क्या करा है, कागजों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जाँच करी जाए। कमर अपने नाम पर ही मुर्दा बन गए, लेकिन जिसके लिए श्रमिक कार्ड बना, जिसमें बेटी की शादी में 51,000 मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। अपने यहाँ निकाह तो लड़की का यही हुआ था, अपने अलग ही हुआ था,
उसमें अपन ने भरी थी इस कार्ड के द्वारा। अच्छा। इससे मिलते हैं लड़की को 51,000 उस वो भी नहीं मिला। वो नहीं मिला, और उन्होंने पूरी फाइलें में से गड़बड़ी करके ये कर दिया पूरा। तो ये आपके लिए दुखद है या हंसी आ रही है कि आप ही को? दुखद है साहब, किसी हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी, कि अपन किसी सरकारी गवर्नमेंट में कोई कागज नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, किस तरह भरोसा करोगे आप, ये बताओ। हाँ, ये कागजी मुर्दा हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने योजना के तहत आवेदन नहीं किया, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। लीलाबाई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहती हैं। बेटी की मौत हो चुकी है। उनके नाम पर भी किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब लीलाबाई परेशान हो रही हैं। हाँ, बेटी खत्म हो गई, उसके नाम पे जब भी घोटाला कर दिया। अजय नगर निगम वाले जाने, हम नहीं जाने। जो 118 फाइलें हमें मिली, उससे कुछ बातें समझ में आई। ज्यादातर मामलों में ई पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीओ रात 11 बजे के बाद निकला। ईपीओ के लिए धुंधले मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड हुए। किसी आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं था। कई मामलों में मौत से ठीक पहले समग्र आईडी बनी। फर्जीवाड़े के लिए उन श्रमिकों को चुना गया जिनकी मजदूरी डायरी सक्रिय नहीं थी। कर्मकाल कल्याण मंडल अब तक 61,238 हितग्राहियों को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के नाम पर 775 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता में 6,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सरकार कह रही है मामले की जांच कराएंगे। देखिए, जो भी इस प्रकार से गलत काम करेंगे वो सभी को, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होती है। ये हमारी सरकार है जहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ी करने वाले लोग तुरंत पकड़ में आते हैं और बात बाहर आ जाती है। जुलाई 2023 में ही नगर निगम के पास गड़बड़ी की शिकायत पहुंच गई थी। 90 संदिग्ध फाइलों का पता लगा, लेकिन मूल नस्ती वाली सिर्फ 37 फाइलें मिली। 53 का पता ही नहीं चला। लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ एक नगर निगम में सामने आया है। पूरे मध्य प्रदेश में जाने इस घोटाले की परतें कितनी गहरी होंगी। इस रिपोर्ट को देख के आप भी हैरान रह गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे, या हो कैसे गया और होने कैसे दिया गया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय यादव जी बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ संगीता शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और हमारे रेसिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनुराग सर, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जो हमारे मेहमान है उनके पास मैं जाऊंगा। अनुराग सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहली ही नजर में अगर कोई कागज छोटा बच्चा भी देख ले तो जो व्यक्ति है उसका नॉमिनी भी वही है, उसी नाम से, एक बात। दूसरी बात, अगर हमें किसी सरकारी दस्तावेज में अपना कुछ भी अगर चेंज कराना हो तो बायोमेट्रिक फोटो क्लियर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहां खाते भी खुल गए रातों रात, समग्र आईडी बन गई और ईपीओ में धुंधली फोटो अपलोड हो गई। किसी को समझ नहीं आया घोटाला हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आसिफ, अगर नियत में ही घोटाला हो और ऊपर जांचने वाला कोई ना हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। 1-2 नहीं आसिफ, ऐसे 11 नाम हैं और ये तो 118 की फाइल है जो हमारे पास है। आप सोचिए कि कब से ये चल रहा होगा। देखिए, मध्य प्रदेश कितना महान राज्य है, जहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये मोहम्मद इदरीस को जो पेमेंट किया गया है, और मोहम्मद इदरीस की जो नॉमिनी है वो पार्वती बाई हैं। आपको देख करके लगेगा कि हम कितने धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं जहां मोहम्मद इदरीस का पैसा पार्वती बाई को भी मिल जाता है। तो ऐसे तमाम दस्तावेजों की फहरिस्त हमारे पास पड़ी हुई है जो बताती है कि कैसे इन गरीब श्रमिकों के हक पर डाका डाला गया है। इदरीस के पैसे अगर पार्वती को मिल जाएं तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार पार्वती से भी पता करना पड़ेगा कि वाकई पैसे मिले भी हैं या उन्हें ऐसे ही हितग्राही या लाभार्थी बना दिया गया। अजय जी, मैं आपसे पहले पूछता हूं, आप तो अभी बीजेपी में आए हैं तो बड़ा दिलचस्प रहेगा आपका जवाब जानना भी, क्योंकि मैंने बहुत लंबे अरसे तक आपको कांग्रेस को डिफेंड करते ही देखा है। तो जरा अभी अजय जी आपसे पूछता हूं। अजय जी, ये घोटाला जब हो रहा था तब कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई अफसर ऐसा नहीं था जिसके कान खटके हों, जिसके कानों में ये चीज चुभी हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति है जिसके नाम पर आईडी है उसी का नॉमिनी, उसी नाम से पैसे भी निकल गए, और अच्छे खासे जिंदा चलते फिरते लोगों जिनसे मुलाकात करके आए हैं हमारे अनुराग सर, उनको मृत बता दिया गया। देखिए आसिफ जी, ये निश्चित ही बेहद गंभीर विषय है। कर्मकार मंडल के माध्यम से जिस तरह से श्रमिकों को सहायता देने का प्रावधान है और उसमें अगर इस तरह की अनियमितता पाई गई तो ये गंभीर विषय है। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने स्वयं स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस मामले में जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी तरह के भ्रष्टाचारियों को कभी संरक्षण नहीं मिल सकता है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां उमंग सिंगार कहते थे कि देश शराब माफिया का पैसा दिग्विजय सिंह के पास जाता है, गोविंद सिंह कहते थे कि रेत खनन हमारे संरक्षण में होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं हो सकता है। जिस तरह के मामले आए हैं बेहद गंभीर है, मैं आप बिल्कुल स्वीकार करता हूं, और आपका चैनल भी बधाई का पात्र है जिनने इस तरह के मामले को सामने लाने के लिए प्रयास किया है। सरकार इस मामले में गंभीरता से कदम उठा रही है और जल्द ही जांच के परिणाम सामने आएंगे और जल्द ही आरोपियों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगीता जी, आपकी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, यही वजह है क्या कि ये निगम मंडल कब्जाने हथियाने में इतनी होड़ लगी रहती है? ये विभाग तो मलाईदार सुने थे, लेकिन कैसे मंडलों में निगमों में भी अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कैसे चलेगा मैडम? आसिफ जी, मध्य प्रदेश के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ ऐसे ऐसे तरीके के घोटाले हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। व्यापम महाघोटाला आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से कौन पेपर देता था, कौन लिखता था, पास कौन होता था और ज्वाइनिंग किसकी होती थी, ये तो आपने देखा ही ये पूरा घटनाक्रम। तो मध्य प्रदेश के लिए आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि आज जो अनुराग जी जिस तरीके से ये पूरा मामला लेकर आए हैं और जब मैंने पूरी रिपोर्ट सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से घोटाला करने में नंबर 1 है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने आज पटवारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आज देखिए श्रमिकों के साथ यदि इस तरीके का घोटाला किया जा रहा है तो इससे ज्यादा हद और मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा आयुष्मान योजना के अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। उसके अंदर भी पेशेंट को भर्ती कर दिया जाता है, उसके नाम से पैसा निकाल लिया जाता है, बाद में उसे मृत घोषित किया जाता है और फिर वो जीवित पाया जाता है। तो इस तरीके के घोटाले हमने कोविड काल में भी देखे जब मजदूरों के साथ ना तो उनको शारीरिक रूप से सहायता दी गई और ना ही उनको आर्थिक रूप से सहायता दी गई। मजदूर सड़कों पर थे और प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो ये मध्य प्रदेश और देश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है आसिफ जी, तो आप देखिए कि डबल इंजन की सरकार मिलकर सिस्टम को ऐसा डेवलप किया हुआ है कि नीचे से ऊपर तक बड़े बड़े घोटाले होते रहते हैं, सिस्टम से एक आवाज नहीं निकलती। यदि मीडिया और विपक्ष अगर नहीं उठाए इस तरीके के मुद्दे तो मुझे लगता है कि ये मजदूरों के साथ इस तरीके का अत्याचार होता ही रहेगा। आप संगीता जी, तो कांग्रेस क्यों नहीं निकाल लाई? ये तो पुराना मामला हो गया, आप ही ढूंढ निकालते। ये क्यों, मतलब कुछ चूक गए या पता ही नहीं चला, आपको भी कानो कान खबर नहीं हुई? देखिए अभी इस मामले की जो अनुराग जी जिस मामले की बात कर रहे हैं ये मामला तो मैंने पहली बार सुना है, आप ही के चैनल पर सुना है। पर इसके पहले आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री योजना, जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है उन सब में गबन घोटाले हुए हैं और वो सामने आए भी हैं, परंतु किसी पर भी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह दबा लेती है मामलों को, बाहर आने नहीं देती, उठने नहीं देती है। अभी भी आप देखिएगा कि जिस तरीके से मंत्री जी बोल रहे हैं कि गंभीर मामला है, उसे गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं ये अनुराग जी भी देखेंगे और आसिफ जी आप भी देखेंगे कि इसको गंभीरता से कितना लिया जा रहा है। नहीं, उस मामले में बेफिक्र रहिए मैडम। हाल ही में हमने भोपाल में ही प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे काम अधर में लटक गया, मटेरियल ही नहीं पहुंच रहा है, उसकी हमने खबर दिखाई थी। खबर दिखाने के बाद हुआ ये कि काम चालू हुआ, लेकिन ठेकेदार ने लोगों से कहा कि उसे पैसे नहीं मिले हैं तो 7-8 दिन काम करके बंद चला गया। हमने फिर वो खबर दिखाई, निगम से गुजारिश है कि उस पर भी दिखाया जाए, जहां परेशानी होगी हम वहां पहुंच जाएंगे। अनुराग जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं यदि एक मजदूर हूं तो मुझे जानकारी कैसे मिलेगी कि मुझे मृत बता दिया गया, मेरे नाम पर खाता खुल गया, मैं ही नॉमिनी था, मुझे ही पैसा मिल गया और वो चला गया और मुझे कानो कान खबर नहीं है जब तक मेरे घर एनडीटीवी की टीम नहीं पहुंच जाती और मुझे बताती नहीं है कि लीजिए आप तो जिंदा खड़े हैं, कागजों मर गए आप। आसिफ, हमारे 2 साथी हमारे साथ बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं और दोनों संभवतः शायद बड़े बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि ये मजदूर कोई वैसा तबका नहीं है जिन पर सबकी नजरें जाएं, क्योंकि मुझे याद है 2021 में मैंने इसी सन्निर्माण कर्मकार मंडल की कहानी की थी कि कैसे वहां से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा जो ऊर्जा विभाग को सब्सिडी देनी थी वहां दे दिया गया, जबकि नियमों में स्पष्ट है
कि कहीं भी इस तरह का पैसा उठा करके नहीं दिया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बिजली की सब्सिडी से गरीबों को या सिर्फ अमीरों को या सिर्फ मध्यम वर्ग को फायदा हुआ होगा, लेकिन नियमतः आप ऐसा नहीं कर सकती। ये श्रमिकों के हक का पैसा है और उनको ही दिया जाना चाहिए। वैसे भी बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे आसिफ की, देखिए इसीलिए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ हम तो बार बार इसको दिखाते रहेंगे। जैसे मैंने कहा पहले कहा कि 2 साल पहले भी इसी निर्माण बोर्ड की मैंने कहानी दिखाई थी, और जब वो तत्कालीन उस पर IAS वहां पर थे, जब मैंने उनसे फोन पर उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उनका जवाब था कि मैं आपसे मिलने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, नियमतः तो आप मुझसे मिलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन नियमतः ये पैसा क्यों गया ये आपको जानकारी देनी होगी। लेकिन हम इनसे सदन में ये सवाल तो नहीं पूछ सकते, सदन में इनको बाध्य विपक्ष ही कर सकता है। लेकिन बहुत अजीब लगता है जब आप देखें कि इतना कीमती वक्त सदन का, जो वैसे ही बहुत कम चलते हैं आजकल, और उसमें भी सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, कभी भी ये जवाब नहीं मिलता कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक, अजय जी, अब जरा मैं फिर आपसे वही पूछ रहा हूं सर, मेरा सवाल वही है आपसे कि एक मजदूर, उसको आपने कागजों में मृत बता दिया, उसको कैसे जानकारी मिलेगी? कोई सिस्टम डेवलप करने की इच्छा है? कोई जरूरत आपको महसूस होती है कि घर बैठे किसी व्यक्ति को कागजों मृत बता दिया गया और उसके बाद उसके नाम से पैसे भी निकाल लिए गए, नॉमिनी भी वो खुद ही है। अगर हम भी कहीं खाता खोलते हैं तो नॉमिनी में भी पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है कि आप जिससे नॉमिनी बना रहे हैं वो आपकी वाइफ हैं या आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपका सन है, आपका बेटा है, डॉटर है, पूछा जाता है। तो ये सब ये नहीं चलता है क्या? ये निगम के दस्तावेजों में ये पड़ताल नहीं होती है क्या कि नॉमिनी किसी को उठा के कहीं भी बना दीजिए? देखिए आसिफ जी, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में कर्मकार मंडल के माध्यम से लाखों गरीबों को सहायता राशि मिली है। गरीब परिवार इसके गवाह हैं इस मध्य प्रदेश में। चाहे गरीबों की मृत्यु हो, दुर्घटना हो, समय समय पे सहायता राशि मिलती रही है। लेकिन उसके बाद भी सिस्टम में अगर कहीं कोई कमी दोष होता है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर हम कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे असंवेदनशील नहीं है कि आपके मंत्री सवाल उठाते हैं और कहते हैं हमारे नेता कि रेत और शराब माफिया बने बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। स्पष्ट तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिनके पास सभी तरह के ताकत है इस मामले में कार्रवाई करने की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई का आप इंतजार कीजिए। लेकिन पूरे सिस्टम को गलत कह देना से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लाखों हितग्राही हैं जिनके परिवारों को इससे सहायता मिली है, तो क्या पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा? अजय जी, एक छोटी सी मैं माफी चाहता हूँ। अजय जी, मैं एक छोटी सी मैं माफी चाहता हूँ। अमूमन मैं बीच में नहीं बोलता, लेकिन दरअसल ये मामला 2023 का है और ऐसा नहीं कि उस वक्त इनको पता नहीं लगा था। बहुत सारी इनको संदिग्ध फाइलें मिली थी, लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि 90 में से जो मात्र 37 फाइलें मूल नस्ती के लिए आज तक उन्होंने लिखा और 53 फाइलों का अभी तक अता पता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मामला तुरंत सामने आया हो। ये मामला स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में बहुत पहले से है। मीडिया में इन चीजों को लेकर हम आए हैं और हमारे कुछ साथियों ने और भी इस तरह की कहानियां की हैं। लेकिन अगर वक्त रहते आप लोग जाग जाएं तो शायद इन मजदूरों के साथ ऐसा ना हो। इनके हक का पैसा है, इस तरह की बंदर बांट ना हो तो ज्यादा अच्छा। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल सही बात है और मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए कह रहा हूँ कि इस योजना से प्रदेश में लाखों गरीबों को मदद मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी का रवैया आप देख रहे हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है किसी विषय की, क्योंकि ना तो वो जनता के बीच में जाते हैं, ना उन्हें योजनाओं का आता पता है। लेकिन हम संवेदनशील हैं और हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी गलत करेगा उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। आप कुछ समय दीजिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जब इस बात को कहा है तो कुछ समय के बाद उसके परिणाम देखिए और निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश में मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार है। यहाँ किसी भी तरह के भ्रष्टाचार करने वालों को, गरीबों के हक पे डाका डालने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये संगीता जी जिस कनेक्ट की बात कर रहे हैं अजय जी, वो कनेक्ट ही कहीं मिसिंग है क्या आपकी तरफ से जनता से? अगर ऐसा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते 23 में और शायद ये घोटाला भी आप उजागर कर पाते, इसकी जांच कर पाते और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाते। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि दोषी सलाख के पीछे पहुंचे, पर दोषी नहीं पहुंचते हैं। जो चाहते हैं, जो
ऐसे लोग जो एग्जाम देते हैं उन्हें ही दोषी साबित कर दिया जाता है और उन्हें ही सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, जो हमने व्यापम में देखा। और अभी अनुराग जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि सदन में कोई भी मुद्दा उठ नहीं पाता है, विवाद होते हैं और सदन समाप्त हो जाता है। तो ये भी बड़ी बात है क्योंकि सरकार सदन जो है सरकार चलने नहीं देती है और सरकार के हाथ में होता है सदन को चलाना, और ये विपक्ष पर ठिकरा फोड़ कर बार बार उस सदन से भागने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ठीक नहीं चाहती है क्योंकि देखिए तमाम तरह के घोटाले हैं। अजय जी आप तो अभी अभी गए हैं, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। आप घोटाले जब सुनेंगे अभी तक आप इस तरफ बैठते थे, अब उस तरफ बैठकर जब घोटाले सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपका भी मन किसी दिन डगमगा जाएगा कि ऐसे घोटालों की भाजपा में और घोटाले राजनीतिक प्रवक्ता राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर राजनीतिक बात नहीं करेगा तो प्रवचन की तो उम्मीद भी नहीं करते हम, ना आपसे ना उनसे। आपके पास कोई आधार होना चाहिए। आपने बताइए विधानसभा में कोई ध्यान आकर्षण लगाया, आपने कोई प्रश्न लगाया, मामले में मांग की, आप कहीं नहीं। मैं एक मिनट इस पे जरा जिम्मेदारी जांचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार है कौन। अनुराग सर, आपने जब पता किया तो कर्मकार मंडल में ये किस लेवल पर तय होता है कि कौन व्यक्ति मृत्यु के बाद उनको ये अनुग्रह राशि जाएगी या सहायता राशि जाएगी, और वहां तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, इसकी भी तो कोई जांच वांच के लिए कुछ जिम्मेदारी किसी की होगी, या बस पैसे गए और उसके बाद भूल जाइए? देखिए, आपको जानकर हैरत होगा कि शिवराज सिंह के सिंगल क्लिक से ही ये पैसे गए थे आसिफ, और जेडो लेवल पर ये जिम्मेदारी पिछले 10 साल पहले दे दी गई है। और इसकी वजह से कई सारे नगर निगम है, जैसे भोपाल में तो है ही भोपाल, और इसके अलावा आप सोचिए कि कई और स्तरों पर ये कहां गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि 700 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक जा चुके हैं। तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला। लेकिन संगीता जी ने मेरी बात को चूंकि आगे बढ़ाया था, तो मैं बस एक मिनट में एक बात जोड़ दूं कि पिछले दिनों बिल्कुल यकीनन सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ दिनों पहले किसानों पर अभी जो सत्र हुआ उसमें कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, और उप नेता प्रतिपक्ष ने भी बोलने का वक्त था। जब उनका वक्त आया तो उप नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं थे। कांग्रेस के 2 सदस्य मेरे सामने अखबार पढ़ रहे थे, जिनको आसंदी की तरफ से डांटा गया, और इस तरह तो चर्चा हुई। जब 66 विधायकों में मात्र 16 विधायक मौजूद थे, 2 अखबार पढ़ रहे थे, उप नेता प्रतिपक्ष थे नहीं। तो मैं मानता हूं कि सरकार को चुना जाता है, लेकिन उसी प्रतिबद्धता के साथ अगर विपक्ष भी इन सवालों को उठाए तो शायद सरकार ज्यादा जवाबदेह होगी। अगर मेरे जरिए संगीता जी की पार्टी तक ये बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो खैर विपक्ष की भूमिका है ही सर, और इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही अहम जितनी सरकार है। लेकिन ये अजय जी कितनी संजीदगी है इस मामले में? जैसा अनुराग सर बता रहे थे कि जब फाइलें देखी गई तो उसमें आधी से ज्यादा फाइलें मिसिंग हैं, जिनसे कम से कम फाइलें सामने आए तो पता लगे कि आखिर किसके द्वारा साइन है, कौन व्यक्ति था, किसने उसे नॉमिनी बनाया, किसने हस्ताक्षर किए पैसा देने के लिए। ये फाइलें ही गायब हैं। तो अगर ये संजीदगी का स्तर है तो आगे बेहतरी की उम्मीद कैसे करें? देखिए आसिफ जी, किसी भी मामले में अनियमितता किस स्तर पे है, ज्यादा है, कम है, कौन जिम्मेदार है, ये तो जांच के उपरांत ही पता हो सकता है। पहले से ना किसी को स्पष्ट तौर पर प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, ना आरोप सिद्ध किए जा सकते हैं। तो जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा है जांच होने दीजिए, लेकिन इस बात को मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कर्मकार मंडल के माध्यम से जो लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को लाभ मिला है, वो लाभ 2-4 अनियमितताएं या कुछ लोगों के गड़बड़ करने से वो योजना का लाभ 2-4 पूरी लिस्ट पड़ी है अजय जी। और दूसरा, बार बार जब आप कह रहे हैं लाखों हितग्राही, तो हमको तो अब ये भी लग रहा है कि इसमें से कितने वाकई पात्र हितग्राही जिनको पैसा मिला। कहा कि अगर कुछ लोगों ने अनियमितता की भी होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं। लेकिन योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला है और प्रदेश के लाखों परिवारों को इस योजना से पूरे प्रदेश में लाभार्थी है। पिछले साल आवंटित उसके पहले भी लगातार मिलती रही है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि योजना में कमी है, लेकिन योजना में क्रियान्वयन में अगर कहीं कमी हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, योजना बनाना जितना बड़ी बात या अहम है, उसका सुचारू रूप से संचालन और पारदर्शी तरीके से उसका क्रियान्वयन भी उतना जरूरी है। अनुराग सर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे संगीता जी से, अजय जी से?
बस मैं यही चाहता हूं, चूंकि मामला आज का नहीं है, कुछ दिन हो गए हैं, तो जिस संजीदगी से कहा जा रहा है, चूंकि पहले भी बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री कोई और थे, लेकिन बस इन श्रमिकों के साथ न्याय हो जाए, अजय जी अपनी पार्टी के जरिए इसको सुनिश्चित करा दें, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो प्रतिपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करे। बस दोनों प्रवक्ताओं से हम यही कहना चाहेंगे। और मजदूर मजबूर ना रह जाए, उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, बस यही हमारी भी मांग है। बहुत धन्यवाद है आपका संगीता जी, अजय जी, अनुराग सर, शुक्रिया आपका।